नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हम लोग भारतीय इतिहास की चर्चा को विस्तृत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं और आज हम पहला टॉपिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास, मानव सभ्यता एक परिचय। कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, उन चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये चीजें पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है। हालांकि परीक्षाओं में यहाँ से इतने ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट हमें नोट्स तैयार करना है, तो वहां हमें इस बात पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि इतिहास होता क्या है। इतिहास का अगर हम शब्द विच्छेद करें तो देखिए, इति को अलग कर लेते हैं। इति का मतलब होता है ऐसा ही या इस प्रकार। हा का मतलब होता है वास्तव में, और ये आस जो लिखा है इसका होता है घटना का गठित होता है। यानी कि इतिहास का हमने जब शब्द विच्छेद किया तो इति धन ह धन आश, कहने का मतलब है इति का मतलब इस प्रकार, हा का मतलब वास्तव में, आस का मतलब घटित होना है। इस प्रकार वास्तव में घटनाओं का गठित होना, ये इसका शाब्दिक अर्थ आ रहा होता है। लेकिन यहाँ से चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं कि इतिहास वास्तव में होता क्या है। तो इसकी परिभाषा जो बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार है कि निश्चय ही किसी घटना का गठित होना, निश्चय ही किसी घटना का गठित होना जो मानव या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, जिसमें क्रमबद्धता हो और जिसके साक्ष्य मौजूद हो, इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब है वे सभी घटनाएं जो पहले घटित हुई हैं, जिनसे मानव जीवन या भौगोलिक जीवन प्रभावित हुआ है, साथ ही साथ उसमें क्रमबद्धता है कि इसके बाद ये लॉजिक क्लियर हो रहे हों और साक्ष्य भी मौजूद रहे हों, उन सब बातों को हम इतिहास कहते हैं। यानी कि वे घटनाएं निश्चय ही जिनका किसी घटना का घटित होना जो मानव या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, जिसमें क्रमबद्धता हो और जिसके साक्ष्य मौजूद हो, इतिहास कहलाता है। इसी बात को कुछ इस तरह कह सकते हैं कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हों, इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हों, इतिहास कहलाता है। साथियों, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वहां सबसे पहले साक्ष्य की बात करें तो साथियों, साक्ष्य तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण, यानी कि विदेशी यात्री विवरण। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं साथियों, इस बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम सम्मिलित करेंगे अभिलेख को, मृदभांड को, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, भित्ति चित्र यानी कि दीवालों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनकी, शैल चित्र यानी कि गुफाओं चट्टानों पर जो चित्र बनाए गए उनकी, मूर्तियां हैं, आभूषण हैं, पाषाण उपकरण हैं, ये सभी क्या है पुरातात्विक साक्ष्य में शामिल किए जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या शामिल है, तो अभिलेख हो गए, मृदभांड हो गए, भित्ति चित्र हो गए, शैल चित्र हो गए, मूर्तियां, आभूषण, पाषाण उपकरण आदि। अब साथियों हम बात करें अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख का मतलब है कि किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या होता है, अभिलेख कहलाता है। किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को ही हम अभिलेख कहते हैं। जैसे उदाहरण में आएंगे शिलालेख, स्तंभलेख, गुहाभिलेख, मुद्राभिलेख, ताम्रपत्राभिलेख, प्रशस्ति। शिलालेख यानी कि पर्वतों को काटकर जो लिखा गया, स्तंभलेख यानी कि खंबे पर लोहे कठोर सतह यानी कि पत्थर का खंबा, गुहाभिलेख यानी गुफाओं पर जो लिखा गया, मुद्राभिलेख यानी कि मुद्राओं पर जो लिखा गया, ताम्रपत्राभिलेख यानी कि तांबे पर धातुओं पर जो अंकित किया गया, उसी प्रकार प्रशस्ति। ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य में आएंगे। एक प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण ये बनता है कि निम्नलिखित में से क्या पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिएगा,
सिक्के पुरातात्विक साक्ष्य में आएंगे, अभिलेख भी आते हैं, स्मारक और भवन को भी हम पुरातात्विक साक्ष्य में रखते हैं। अंतर्गत क्या नहीं आता है तो ध्यान रखना, संहिता यानी कोई भी ग्रंथ होता है वो पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत में नहीं आता है, उसको हम कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य। अब साथियों साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। बारे में अर्थात वैसे साहित्यिक स्रोतों के बारे में जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। साथियों यहाँ पर हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण पुस्तकों से पूछे जाते हैं, उनके लेखक कौन कौन है इसके बारे में। चूंकि अब परीक्षाओं का ट्रेंड बदला है तो विषय वस्तु को लेकर भी प्रश्न पूछे जाने लगे। आइए आज हम बात कर रहे हैं अभी साहित्यिक साक्ष्यों को लेकर के। साथियों साहित्यिक साक्ष्य जो है वो दो तरह से हो सकते हैं। साहित्यिक साक्ष्य जो है साथियों वो दो तरह से हो सकते हैं, एक हो सकता है धार्मिक साहित्य और दूसरा हो सकता है धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य यानी कि जो धर्म के बारे में जानकारी दे वो धार्मिक साहित्य है, जैसे वेद पुराण उपनिषद महाभारत भगवद गीता रामायण पुराण बाइबल, ये सब धार्मिक साहित्य में आएंगे। और दूसरा होता है धर्मेतर यानी कि धर्म से अलग हट करके जो हमें जानकारी दे रहा होता है उसे हम साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत धर्मेतर साहित्य में रखते हैं। अर्थात धर्मेतर साहित्य होते क्या हैं, तो अलग अलग समय में, क्या साथियों, अलग अलग समय में भारतीय इतिहासों द्वारा लिखे गए ग्रंथ धर्मेतर साहित्य क्या है, तो अलग अलग समय में भारतीय इतिहासकारों द्वारा लिखे गए ग्रंथ जिनमें भारतीय संस्कृति राजनीति तथा तत्कालीन सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है धर्मेतर साहित्य कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में साथियों हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले एक पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, जहां से परीक्षाओं में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मुद्रा राक्षस की रचनाकार की बात करें तो विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के रचनाकार। मुद्रा राक्षस पर एक टीका भी लिखा गया है। तो साथियों एक प्रश्न ये बनता है कि मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन हैं, तो डूडी राज इनका नाम है। साथियों कंफ्यूज मत रहना, ये यूं करके लिखा जाता है डू डी राज, ठीक है साथी। तो मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें नंद यानी कि जो नंद वंश के बारे में ये जानकारी हमें इससे मिल रही होती है। कहने का मतलब है कि मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें नंद को क्षत्रिय बताया गया, यानी कि नंद वंश के जो शासक थे उनको क्षत्रिय बताया गया है। ऐसे प्रश्न आजकल कंसेप्ट में पूछे जाने लगे हैं। साथियों याद रखना कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें नंद वंश के शासकों को क्षत्रिय कहा गया है, तो साथियों वो कहा गया है आपको मुद्रा राक्षस में। साथियों इस बात को याद रखना, ये हालांकि ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें नंद वंश को क्षत्रिय बताया गया है। जानकारी किसकी मिल रही होती है, तो मुद्रा राक्षस में हमें नंद वंश मौर्य वंश और गुप्त काल की जानकारी मिल रही होती है। साथियों इसी के साथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल में उत्पन्न हुआ बताया है। अर्थात वृषल का मतलब है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस ग्रंथ या किस पुस्तक या किस साहित्यिक स्रोत के आधार पर यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृषल कुल अथवा निम्न कुल या निम्न जाति में उत्पन्न हुआ है। तो इस बात को भी मुद्रा राक्षस में बताया गया है, क्या कि चंद्रगुप्त को वृषल कुल में बताया है और नंद वंश को क्या बताया है, तो क्षत्रिय बताया है। एक प्रश्न ये आता है और दो यहाँ कंफ्यूज रहते हैं बहुत बड़े कि भारत का पहला जासूसी ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास दो रहते हैं, एक तो मुद्रा राक्षस रहता है, दूसरा अर्थशास्त्र रहता है कौटिल्य का। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादातर अर्थशास्त्र को लगा देते हैं जो कि पूरी तरह हमारा आंसर गलत हो जाता है। कहने का मतलब है मुद्रा राक्षस क्या है, तो भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। क्या है, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ। मुद्रा राक्षस है क्या वास्तव में, तो एक नायिका विहीन नाटक है, इस बात को भी याद रखना।
मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। कहने का मतलब है, ये जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मुद्रा राक्षस को लेकर के, जिनको हमें पता रहना चाहिए। मुद्रा राक्षस रचनाकार विशाख दत्त, टीकाकार डूडीराज। एकमात्र ग्रंथ है मुद्रा राक्षस जिसमें नंद वंश को क्षत्रिय कहा गया है, तथा मुद्रा राक्षस के में हमें जानकारी नंद वंश, मौर्य वंश तथा गुप्त काल की मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण कुल अथवा निम्न कुल या निम्न जाति में उत्पन्न होना बताया गया है। मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस एक नायिका विहीन नाटक है। मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। क्लियर है? मुद्रा राक्षस की होगी पहली पुस्तक, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत धर्मेतर साहित्य, जिसमें हमने मुद्रा राक्षस को देखा। साथियों, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं और उनका लेखक ही नहीं बल्कि उनकी जो विषय वस्तु है उनके बारे में जो हमें जानकारी मिल रही होती है, आज की जो परीक्षाएं आ रही हैं हमें वो सब पता होना चाहिए। लेकिन यदि हम इस तरह सारी किताबों को इसी टॉपिक में पढ़ें कि साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत में, तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हमें नंद वंश को भी पढ़ना है, गुप्त वंश को भी पढ़ना है, मौर्य काल को भी पढ़ना है। इन सबको जब पढ़ना ही है और ये इन पुस्तकों का जिक्र वहां भी होना ही है, तो साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जो भी रिलेटेड पुस्तकें हैं उनके कौन लेखक हैं, क्या उनकी विषय वस्तु है, उसमें क्या क्या दिया गया है, इन सब के बारे में हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, जिस वंश के बारे में पढ़ रहे होंगे, वहां क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल एक पुस्तक और हम देख लेते हैं, नाम है अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। देखिएगा, लेखक जो है अर्थशास्त्र के वो कौटिल्य हैं। कौटिल्य क्या मतलब है? कौटिल्य इनका नाम क्यों पड़ा? तो कूटनीति में ये निपुण थे, इसलिए इनका नाम कौटिल्य पड़ गया। इनको ही हम चाणक्य कहते हैं। चाणक्य क्यों कहा जाता है भाई? एक व्यक्ति के इतने नाम है तो कुछ वजह रही होगी, कुछ कारण होंगे, उनके बारे में हम जान रहे हैं। कौटिल्य यानी कि कूटनीति में निपुण। चाणक्य यानी कि चरक जाति, जो कि ब्राह्मण वर्ग में होती थी, चरक जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको चाणक्य कहा गया। अजय यानी कि जो कभी पराजित नहीं किया जा सके, इसलिए इनको अजय कहा गया। द्विजर्व भी कहा जाता है, द्विशर्व, याद रखना, द्विज सर्व यानी कि द्विज यानी कि विद्वान, यानी कि ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ है उसे द्विशर्व कहा गया। विष्णुगुप्त भी नहीं कहा जाता है, यानी कि इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। कहने का मतलब है विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी और विष्णुगुप्त को ही हम कौटिल्य, चाणक्य, अजय और द्विशर्व के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो याद रखना साथियों, अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। दूसरी बात, अर्थशास्त्र जो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, इसकी शैली क्या है? ये गद्य में है, पद्य में है या दोनों में है? तो याद रखना, जो अर्थशास्त्र है उसकी शैली गद्य और पद्य दोनों है, अर्थात चंपू शैली है। कैसी शैली है साथियों? चंपू, गद्य और पद्य। ये यहाँ लिख भी देता हूं, गद्य तथा पद, और ये शैली हो जाएगी चंपू। विषय क्या है? तो याद रखना, भारतीय राजनीति पर लिखा हुआ यह पहला ग्रंथ है। भारतीय राजनीति पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना अर्थशास्त्र है। और यहाँ बताया था भारत का पहला जासूसी ग्रंथ कौन सा है? तो उसका आंसर मुद्रा राक्षस है। इन दोनों पॉइंट को याद रखना साथियों। विषय वस्तु क्या है? तो यह भारतीय राजनीति पर लिखा प्रथम ग्रंथ माना जाता है अर्थशास्त्र। जानकारी किसकी मिलती है? तो इसके द्वारा हमें मौर्यकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों की जानकारी मिलती है, मौर्यकाल। जबकि मुद्रा राक्षस में जानकारी हमें मिल रही होती है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त काल, और यहाँ केवल और केवल मौर्य वंश की। चूंकि अर्थशास्त्र जो है इसकी तुलना हम किसी ग्रंथ से करते हैं, तो हम इसकी तुलना कर रहे हैं मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस से। मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस से हम तुलना करते हैं विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र की। अब द प्रिंस क्या है? तो यह विश्व राजनीति पर लिखा गया पहला ग्रंथ है। विश्व राजनीति पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों वो द प्रिंस है। चूंकि मैकियावेली के द प्रिंस से अर्थशास्त्र की तुलना की जा रही है, इसीलिए चाणक्य, विष्णुगुप्त,
चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त को हम भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। साथियों, इसी अर्थशास्त्र की हम तुलना करते हैं अरस्तु का एक ग्रंथ है द पॉलिटी से। क्लियर है साथियों? अब हम अगली बात कर रहे होते हैं। साथियों, अर्थशास्त्र जो है इसकी मूल प्रति क्या है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। अर्थात इस अर्थशास्त्र की जो खोज थी वो 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण थे भट्ट स्वामी ने की थी। अर्थशास्त्र जो अजय यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा उसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन वर्ष 1905 में एक तंजौर के एक ब्राह्मण थे भट्ट स्वामी, उनका दावा था कि यह ग्रंथ अर्थशास्त्र है जिसकी रचना विष्णुगुप्त चाणक्य ने की है। अर्थात अर्थशास्त्र की खोज 1905 में तंजौर के ब्राह्मण भट्ट स्वामी द्वारा की थी और भट्ट स्वामी ने इसमें इसकी एक हस्तलिखित पांडुलिपि मद्रास के पुस्तकालय के जो अध्यक्ष थे उनको दी थी। उनका नाम था प्रोफेसर श्याम शास्त्री। क्लियर है? यानी कि इन्होंने खोज की और उसकी एक जो पांडुलिपि थी जो हाथ की लिखी हुई थी वो मद्रास में एक पुस्तकालय है, उनके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर श्याम शास्त्री को दी। साथियों, अर्थशास्त्र में कितनी श्लोक हैं, कितने सब चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, ये बहुत डिटेल का विषय है, लेकिन जब हम इस मौर्य काल को पढ़ेंगे तब इसकी विस्तृत चर्चा कर रहे होंगे। फिलहाल आपको केवल इतना बताया कि जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनसे किस प्रकार हमें जानकारी मिल रही होती है इतिहास के बारे में। आइए अब हम साथियों देखते हैं विदेशी विवरण। देखिएगा, विदेशी विवरण क्या है? तो विदेशी इतिहासकारों या यात्रियों द्वारा जो जानकारी दी गई है उसे ही हम विदेशी विवरण कहते हैं और यह भी एक इतिहास को जानने का साधन है, अर्थात इतिहास के बारे में साक्ष्य कहलाता है। विदेशी विवरण में बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनके रचनाकार हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ ये तय करना है कि हमें किस तरह इससे इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मैंने एक पुस्तक का नाम लिया है इंडिका। इंडिका का नाम इसलिए लिया क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इंडिका एक ऐसी पहली पुस्तक है जो किसी विदेशी ने भारत के इतिहास के बारे में लिखी है। इंडिका लेखक इसके मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज कौन थे? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मेगास्थनी जो थे वो भारत में नियुक्त पहला विदेशी राजदूत माना जाता है। यानी कि जो इंडिका पुस्तक है उसके लेखक मेगास्थनीज है और मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह भी हम दूसरी बात कह सकते हैं कि मेगास्थनी भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत माना जाता है। तीसरी बात यहाँ यह है कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह भारत आया था। अब हम चूंकि ये तो लेखक के बारे में जानकारी होगी, हमें जानकारी पढ़नी है इंडिका के बारे में, किस तरह ये जानकारी देता है। तो आइए देखते हैं। इंडिका की भाई मूल प्रति तो उपलब्ध है नहीं, इंडिका की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। जब इसका क्या हुआ है तो इंडिका का संकलन किया गया है और संकलन कैसे किया गया? तो 1948 में डॉक्टर स्वानबेक द्वारा इसका संकलन किया गया और 1891 में मैट्रिकल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्लियर है? अब हम देखते हैं इंडिका से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिएगा, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज आदि के बारे में से हमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारियां हैं तो वो देख लेते हैं। तो भाई इंडिका में के अनुसार जो सबसे बड़ा नगर है भारत का वो क्या है? तो इंडिका में सबसे बड़ा नगर पोलीब्रोथा बताया गया है। याद रखना, इस तरह लिखा जाता है पोलीब्रोथा। और ये जो पोलीब्रोथा है ये दरअसल कोई नया शहर नहीं है, ये पाटलिपुत्र है। उस समय का क्या है ये? पाटलिपुत्र। यानी कि पाटलिपुत्र को इंडिका में सबसे बड़ा नगर बताया है पोलीब्रोथा। उत्तरापथ का उल्लेख मिलता है। ये उत्तरापथ यानी कि जिसे हम जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि शेरशाह सूरी ने उसका निर्माण कराया था। ये बात सरासर गलत है। जो जीटी रोड है उसका जो निर्माण था वो उत्तरापथ के रूप में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। तो इसकी जानकारी हमें इंडिका में मिलती है। दूसरी बात, संपूर्ण भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया गया था। मतलब
इंडिका में मेगस्त्री का कहना यह था कि संपूर्ण भारतीय समाज में कुल 7 जातियां हैं। इसमें दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, अकाल का उल्लेख नहीं मिलता है, इस बात को याद रखना। जबकि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें अकाल का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है उसमें अकाल का उल्लेख नहीं मिलता है। साथियों, इसी के साथ इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। क्लियर है? तो आज हमने देखा साथियों भारतीय इतिहास के बारे में, साक्ष्यों के बारे में। साक्ष्य हमने 3 तरह के पढ़े, पुरातात्विक साक्ष्य, इसके बाद हमने पढ़ा साहित्यिक साक्ष्य और हम पढ़ रहे थे विदेशी विवरण। इससे आगे के जो वीडियो रहेंगे उसमें हम जान रहे होंगे कि साथियों हम पढ़ेंगे उसमें भारतीय इतिहास का जो कालक्रम है उसका निर्धारण कैसे किया गया, यानी कि हम उसमें ये जान रहे होंगे पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, इस तरह की चीजें को हम उसमें पढ़ रहे होंगे। साथियों, आशा करता हूं कि जो आज की वीडियो है इसमें बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे जो कि परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय भारत।